जिस विषय पे काफ़ी चर्चा हो चुकी हो, आसन ने एक व्यवस्था दे दी हो और उसी विषय को लेकर इस प्रकार बार बार जो वॉकआउट किया जाता है, ये एक जवाबदेही होने का अपना एक निर्वहन नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के वॉकआउट करने से अच्छा होगा कि जो डिबेट चल रही है बजट पे, उसमें सकारात्मक पहलुओं पर वो विचार करे, उन पे अपने विचार व्यक्त करे, सुझाव दे सरकार को, या सरकार के द्वारा जो कमियां कुछ रह गई है उनको एक सकारात्मक सोच के साथ उनको प्रस्तुत करे। तभी ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में जो विपक्ष है वो सशक्त विपक्ष है। लेकिन एक बहाना करके, एक नाटक करके यदि बहिर्गमन किया जाता है, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो विपक्ष द्वारा जो बार बार एक ही मुद्दे को लेकर वॉकआउट किया जा रहा है, वो यदि संविधान को देखा जाए तो उसके तहत भी उनका ये एक बिल्कुल ही गलत कदम है कि वो कम संख्या में होने पर वो एक सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाह रहे हैं कि 12 मंत्री नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पर पूरे 12 मंत्री हैं। और जो माननीय हमारे मंत्री महोदय हैं सांवरलाल जी जाट, उन्होंने भी संविधान के तहत जो है वो 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकते हैं। चलिए, ये मंत्री और बीजेपी विधायक की राय थी, लेकिन नसीराबाद से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं संदीप जी, उनका क्या कहना है बताएं। हाँ सर, क्या कहना चाहते हैं संदीप जी? सर मेरा यही कहना था कि सांवरलाल जी को अपनी नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए जी। अगर वो सांसद बन गए हैं तो उनका कोई उसमें इश्यू रहता ही नहीं आगा। जी शुक्रिया संदीप जी। नसीराबाद से एक कॉलर था रामलाल जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्हीं की है सांवरलाल जी की, जिससे जीत कर आए हैं। उसकी भी राय जो है, मंजू जी की पार्टी की जो राय है उससे काफ़ी मिलती है। शायद हो सकता है वोट दिया हो सांवरलाल जी को इन्होंने, लेकिन अब वो कहते हैं कि जब सांसद बन गए तो लोकसभा में जाए, एक जनप्रतिनिधि 2 जगह पर क्यों? देखिए अश्विनी जी, भावनाएं अलग हैं और संविधान अलग है। किसी व्यक्ति से सड़क के ऊपर चलते हुए दुर्घटना के अंदर किसी की मृत्यु हो गई, अब सहानुभूति और भावना दी है कि साहब इससे गलती होगी, इसको माफ़ कर दो, क्या उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड नहीं होगा? जिस विधानसभा के आसन की तरफ से जो व्यवस्थाएं दी गई है, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूँगा कि इस बजट के ऊपर सकारात्मक रूप से अगर वो बहस करते, हो सकता है कि सरकार का कुछ विषयों के ऊपर ध्यान। सांवरलाल जी के ऊपर बहस चल रही है, उसका क्या कहोगे आप? सांवरलाल जी को क्या आज भी सांसद होने के बाद क्या मंत्री के तौर पर विधानसभा में होना चाहिए? अश्विनी जी, अशोक जी गहलोत 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं और चुनाव लड़ने से पहले ही मंत्री पद छोड़ के वापस जा सकते हैं, तो ये तो काम कर सकते हैं। राजस्थान के पूरी आवाम ने कांग्रेस को सत्ता दी, बहुमत दिया, और बहुमत के बावजूद भी एक भी योग्य विधायक चुनकर नहीं आया। जगन्नाथ जी पाटिया को दिल्ली से लाकर मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कम से कम विषय को उठाने से पहले खुद की पार्टी के चरित्र को भी देखना चाहिए। जो तस्वीर है 163 विधायकों की लंबी फौज है, क्या मजबूरी है कि सिर्फ 12 मंत्रियों के कोरम को पूरा करने के लिए सांवरलाल जाट को आज भी रखा जा रहा है? उसकी जगह मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता, 30 मंत्री बन सकते हैं, वो राजस्थान की तकदीर बदल सकते हैं, काम बेहतर हो सकते हैं। तो क्या कारण है कि बाकी के 18 मंत्री राजस्थान को नहीं मिलते? एक 12वां मंत्री भी सरकार के अस्तित्व को बचाने के लिए रहता है, जबकि तस्वीर होनी चाहिए कि वो 12वां मंत्री अब लोकसभा में बैठे। देखिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा है। ये राजनीतिक दलों के बीच में किस तरह की आंतरिक राजनीति चलती है, और मुखिया जो है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, वो किस तरीके से अपना कैबिनेट का गठन करना चाहती हैं, दिल्ली में किसको रखना चाहती हैं, राजस्थान में किसको रखना चाहती हैं, ये प्रोरोगेटिव पूरा इनका आंतरिक मामला है। इसमें कोई बाहरी दबाव और ये वो एक नसीराबाद। आपको नहीं लगता कि ये राजस्थान की जनता के लिए कहीं बेहतर काम हो सकते हैं अगर इस पर काम किया जाए? आंतरिक जो गतिरोध है, आंतरिक कोई मामला है, उसको दूर करके नहीं, पेचीदगियों को हल किया जाए। दूर किया जा सकता था। वो तो मुद्दा यही जो आप कह रहे हैं, जो जैन साहब कह रहे हैं, और रामलाल जी खुद भी इस बात को मान रहे हैं कि 163 विधायकों में सांवरलाल जाट के अलावा कोई इस पद को संभालने वाला दूसरा आदमी नहीं है क्या? बहुत है। अगर ऐसा ही है कि आप समझते हो कि वाटर रिसोर्सेज में बहुत ही कोई एक्सपर्ट लेकर आना है, तो आप बाहर से ला सकते हैं और उसको 6 महीने मंत्री रखकर चुनाव लड़वा कर अभी तो पोस्टें खाली है हमारे पास जी, असेंबली की जो है कई पोस्टें खाली हो गई, तो लड़वा कर चुनाव और उसको बनाया जा सकता है। सवाल ये कि निर्णय करने वाला कौन है? वो है मुख्यमंत्री, पार्टी के बड़े नेता, और इनको तय करना है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ बड़ी मिनिस्ट्री जितनी की इजाज़त है 15% सदस्यों को मिनिस्टर बनाने की, या उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। पहले ही बनाया जा सकता था लोकसभा के चुनाव से पहले ही जी, लेकिन ये इनका आंतरिक मामला है। राजनीतिक क्या द्वंद्व हैं, क्या तरीके की काट है, क्या नहीं है, और क्या ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से कि ये मामला अटका पड़ा है। अटका पड़ा है। कैबिनेट बने तो एक ही दिन में मामला सॉल्व हो जाएगा।
तो ये और मामला इसी इतना और बढ़ता ही नहीं। कांग्रेस वाले उस कमजोर नब्ज को ही दबाना चाहते हैं। चलिए, एक कॉलर है हमारे साथ पुष्कर से, गोपाल जी। बताएं गोपाल जी, क्या कहना है? लगता है कॉलर हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन बड़ा सवाल है कि अजय जी, AK जैन साहब, जो सवाल खड़ा किया गया कि दोबारा शपथ क्यों नहीं लेते मंत्री जी अगर सदन में आते हैं, क्या ऐसा जरूरी है? देखिए, कानूनन दोबारा शपथ लेने जैसी बात बिल्कुल गलत है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इसका उल्टा विचार दिया है कि यदि 6 महीने के अंदर अंदर आप सदस्य नहीं बने हैं तो आप दोबारा, ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद उससे इस्तीफा दिला दिया और उसके बाद दोबारा 6 महीने के लिए बने। 6 महीने अपर लिमिट है कि जिसे किसी भी कीमत से उस सेशन के अंदर क्रॉस नहीं किया जा सकता। जहाँ तक, जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जो 2007 में आया, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। उसने साफ लिखा है, द प्लेन वर्ड्स कैन नॉट बी कट डाउन इन एनी मैनर एंड कन्फाइंड टू ए केस वेयर ए मिनिस्टर इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लूजेस फॉर सम रीजन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेटर। यानी अगर कोई मंत्री किसी विधानसभा का अथवा विधान परिषद का सदस्य है और किसी कारण से वो सदस्य नहीं रहता है तो उसे मंत्रिमंडल का पद छोड़ना जरूरी नहीं है। वो 6 महीने तक, सदस्यता समाप्त होने के 6 महीने तक उस मंत्रिमंडल में बना रह सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, जो उसका उन्होंने 164 का धारा 164 सब क्लॉज 4 का जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उसमें ये साफ बात कर दी। यहाँ बात मोरल है कि भाई 163 MLAs में से क्या कोई दूसरा मंत्री नहीं है, या एक आदमी अगर 2 जगह काम कर रहा है तो वो अपने काम के साथ पूरी ईमानदारी से निभा पा रहा है या नहीं निभा पा रहा है। जहाँ तक लीगल बात है, लीगली जब सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यू को बिल्कुल क्लियर कर दिया है और ये भी कह दिया कि अगर लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य वो भी हो सकता है, देवगौड़ा विधानसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री रहे और लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, जब वो विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा के सदस्य भी थे और प्रधानमंत्री भी साथ साथ रहे, जब तक वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बने। तो कानूनी रूप से कोई रोक नहीं है, मॉरल और पॉलिटिकल कोई कंपल्शन। क्या ये नैतिकता का सवाल है? बिल्कुल इस पे बात करें, लेकिन फिर से पुष्कर से गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बताएं गोपाल जी। हेलो जी गोपाल जी, बताएं अपना सवाल। हाँ सर, मैं पुष्कर से बोल रहा हूँ, गोपाल के ना जी। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि इनके कांग्रेस वालों के पास क्या कोई और मुद्दे नहीं है क्या? जी, ये इन्हें मतलब पंगा कर रहे हैं, इनके बजाय कोई विकास की बातें उठाए, कोई अगर इसमें कमी रही है तो वो बताए। ये आगे भी अशोक जी गहलोत जब थे वो सांसद है, वो विधायक इस्तीफा देकर वो भी मंत्री रहे, तो इनको पता नहीं क्या पहले ये हुआ। तो उसके बाद बिल्कुल शुक्रिया गोपाल जी बिग फाइट पे जुड़ने के लिए। शकुंतला जी, दोनों चीजें सामने आती है। एक तरफ आप नैतिकता के आधार पर सरकार को घेर सकती है और दूसरी तरफ जो मुद्दा आता है कि जनता की जवाबदेही, जनता के प्रति जवाबदेही क्या जनप्रतिनिधियों की नहीं। दोनों मसलों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? नैतिकता के ऊपर सरकार को घेरना चाहेंगी या फिर जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहेंगी? नहीं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो एक जनरली भी ये सोच सकते हैं कि इतने सारे विधायक होने के बाद में 162 विधायकों में से क्या कोई विधायक योग्य ही नहीं लग रहा जिसको कि अपन मंत्री बना सकें? क्या इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो उन्हीं से प्रशिक्षण ले लें, उनसे प्रशिक्षण लेकर के फिर बना दें? तो ये भी तो एक सवाल उठता है कि एक को ही मंत्री पद पे रखना आवश्यक है, क्या रखना जरूरी है? बाकी मुद्दे हम उठा रहे हैं सारे, विकास से बेहतर जवाब मेरे ख्याल से आप दे पाएंगे। देखिए अश्विनी जी, हमारी पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी की तरह एक मुखिया नहीं है कि दिल्ली से किसी ने फतवा जारी किया और उसकी क्रियान्विति हो गई। वसुंधरा जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में सबसे पहले भरतपुर संभाग का दौरा किया। मुझे एक मुख्यमंत्री आप बता दें कि जो मुख्यमंत्री बनने के बाद में किसी क्षेत्र के अंदर उसी तरीके से, जैसे स्वराज संकल्प यात्रा की तरह मुख्यमंत्री जी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गई थी, उसी तरीके से उस क्षेत्र के अंदर गई। लोकसभा के चुनाव हुए, फिर बीकानेर संभाग का दौरा हुआ। जिस मुद्दे का जिक्र ये कर रहे हैं, मैं तो इनसे कहना चाहूँगा कि इतिहास इस बात का साक्षी है और जैसा जैन साहब ने भी कहा है कि संवैधानिक आधार के ऊपर इस विषय के अंदर कोई भी विषय शेष बचता ही नहीं जी। जिस विषय को लेकर आज वॉकआउट किया गया, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूँगा कि तर्क संगत आधारों के ऊपर अगर जनता के वो सच्चे हितैषी हैं तो उन मुद्दों के ऊपर आकर सरकार का ध्यान आकर्षित करें, ताकि सरकार भी, अगर वो सकारात्मक और अच्छे सुझाव होंगे तो सरकार उनको स्वीकार भी करेगी। तो मेरा तो इस विषय के ऊपर यही कहना है कि कांग्रेस को नियमों के तहत आकर और विधानसभा की जो प्रक्रिया और नियम है उन नियमों के तहत आकर अपनी जनता के जुड़े हुए मुद्दों को उठाना चाहिए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं, मोहम्मद जाकिर साहब।
बताएं जाकिर साहब, क्या सवाल है आपका? सर एक बार बताइए, ये जो कांग्रेस बीजेपी या जो भी पार्टियां हैं, ये आपस में एक दूसरे की टांग खींचेगी या देश के विकास के लिए भी कुछ करेगी? जी बिल्कुल, आप दोनों से ही ये सवाल था दरअसल कि क्या आपसी खिंचाई में ये विधानसभा सत्र बीत जाएगा, क्या बजट सत्र पर बहस बीत जाएगी, क्या जनता के जो मुद्दे हैं उन पर काम नहीं होगा? नहीं, जनता के मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार से यही एक सवाल के लिए हम लोग कर रहे थे कि क्या उनके पास कोई विधायक योग्य नहीं, क्यों नहीं बना रहे। तो ये पूछना कोई बुरी बात नहीं है। और सवाल जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमें एक एक करके, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, किसानों का हो, स्टूडेंट्स का हो, सभी सब्जेक्ट को हम उठा रहे हैं एक एक को करके, चाहे महिलाओं से संबंधित हो। आज हमने रखे हैं, मैंने खुद ने भी रखे हैं, और हमारे जो सदस्य थे उन लोगों ने भी, सभी ने। क्या लगता है आपको? मुझे इसका एक दूसरा, अगर मैं इसको एक सामान्य राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर देखूं, तो कांग्रेस पार्टी केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पर चुनाव में इतने बुरी तरीके से हारी है कि व्यामोहों से अभी निकल नहीं पा रही है। आप केवल राजस्थान विधानसभा का मुद्दा नहीं, पार्लियामेंट में क्या मुद्दा चल रहा है उसको देख लीजिए। एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान गए, वो किसी टेररिस्ट से मिल लिए और उसकी बात आकर उन्होंने यहाँ कर दी, तो हो अल्लाह मच रहा है इस बात को लेकर, जबकि जर्नलिस्ट का राइट है किसी से भी मिले नहीं मिले, और वो मुद्दा उठाया जा रहा है। जबकि देश के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, ये हो रही थी, उस पर ध्यान ही नहीं है। वही हाल यहाँ हो रहा है। कांग्रेस यहाँ तय नहीं कर पा रही है कि क्या उठाएं, क्या मुद्दा ऐसा बनाएं, जिन जिन मुद्दों को वो उठाते हैं वो उन्हीं के लिए उल्टा पड़ रहा है। क्या आक्रामक होने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी 4-5 दिन पहले महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया, इतना जबरदस्त कि वो सरकार रहते हुए कभी इस बात में इतना तेजी से बोले भी नहीं, और महंगाई के ऊपर वो कैसे इस तरीके के मुद्दा उठा सकते हैं? चलिए शकुंतला जी, आप इस बात का जवाब देते हैं, क्या आक्रामक होने के लिए सिर्फ इतना हो रहा है? नहीं, किस बात का? आक्रामक होने के लिए नहीं, जो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, क्या इस तरीके का नहीं उठाया, दोनों तरफ गवर्नमेंट होने के बाद, ये हालत होने के बाद, ये राजनीति है। राजनीति में इस तरह का आना जाना लगता रहता है, कभी कोई सरकार आती है, कभी कोई सरकार आती है। मुद्दे कैसे नहीं उठाए? क्या अभी जो महंगाई हुई है, क्या अभी हम ये बात को मुद्दा लेकर के उठा रहे थे कि जो सरकार चुनाव ही इस बेस पे लड़े हों कि साहब महंगाई देखिए, देखिए हिंदुस्तान की महंगाई, देखिए हिंदुस्तान की, तो क्या अब महंगाई नहीं है? क्या ये महंगाई नहीं है? डीजल पेट्रोल बढ़ा है, क्या सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, क्या ये महंगाई नहीं है? तो महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्या पहले नहीं उठाया था? तो इस तरह के मुद्दे को उठाना चाहिए। जैसे अब यहाँ ले लीजिए, दुर्घटना ये हुई थी जो झालावाड़ में बच्ची की, तो उसके लिए उधर यूपी में तो आंदोलन हो रहा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देवे, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी, और वहां पर जब झालावाड़ में हुआ तो बलात्कार हुआ और हत्या कर दी, वो नहीं हुआ, वहां इस्तीफा नहीं मांगे, तो वो क्या गलत है? तो इस तरीके से मुद्दे तो उठाए ही जाएंगे। चलिए, सियासत में कई पेच होते हैं, कई मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन बहरहाल जो ताज़ा मुद्दा है, गर्म मुद्दा है, विधानसभा में 2 दिन से लगातार विधानसभा सत्र की शुरुआत जिस मुद्दे को लेकर होती है वो है सांवर लाल जाट के मंत्री पद के अस्तित्व को लेकर, सरकार के अस्तित्व को लेकर। आखिरी दौर में बात करेंगे, वक्त एक और ब्रेक का, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रहिए। संसद मोदी को चाहिए कि वो यहाँ से मंत्री पद से अपने पद की लालसा को छोड़कर इस्तीफा देकर और अपनी संसद का कार्यभार संभाले। भारतीय जनता पार्टी में पद की लोलुपता कहीं भी नहीं दिखाई देती, और उन्होंने पिछली सरकार में वो सिंचाई और मंत्री थे, इस बार उन्होंने सिंचाई मंत्री के रूप में कार्य किया है, और मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है कि वो किसी से 6 महीने के लिए अब सरकार के और जनता के हित में उनसे काम ले सकती है। पब्लिक ने उनको जिता के भेजा है, तो उनको एक पद पर रहना चाहिए, अपने दूसरे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। संवैधानिक काम किया है। संवैधानिक परंपरा ये है कि विधानसभा अध्यक्ष जो रूलिंग दे देता है उसके बाद में मामला दोनों पक्षों को मान लेना चाहिए, और कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष का दिया गया निर्णय उसकी पालना न करके विधानसभा अध्यक्ष का अपमान किया है। इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और उनसे कहना चाहेंगे कि वो संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय का पालन करें।
इसका जवाब स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा दिया और साफ दिया, और 2 उदाहरण उन्होंने दिए थे, एक श्री अशोक गहलोत के स्वयं के बारे में और दूसरा दिया था उन्होंने जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में, जो दोनों मिनिस्टर बनने के पहले सदस्य नहीं थे और उन्होंने मिनिस्ट्री के रूप में काम किया था, और वही लागू सांवरलाल जी पे होता है। वो लोकसभा में चुने गए, शपथ भी ले लिए, परंतु अभी तक उन्होंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया है, और जब तक यहाँ से इस्तीफा नहीं दे मंत्री पद से तब तक वो काम कर सकते हैं। बिग फाइट में आज हमने आपसे पूछा था कि क्या विधानसभा में सांवरलाल जाट को लेकर उठा विवाद जायज मुद्दा है। इस पर आपकी राय हमें मिली। 38% दर्शक मानते हैं कि हाँ ये जायज मुद्दा है, लेकिन 62% दर्शक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। लगातार कॉलर्स भी हमारे दरअसल इसी राय के साथ आज सामने आए। रामलाल जी, अब एक बड़ा सवाल आपसे खड़ा होता है कि जिस तरह से पूरी बीजेपी की फौज अब इस बचाव में लग गई कि सांवरलाल जाट का रहना ठीक है, लास्ट में जैसे कैलाश भंसाली जो बोल कर गए, आपको क्या लगता है कि ठीक ये एक बचाव का तर्क हो सकता है? क्या आपके पास सच में ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि 12 मंत्रियों से ज्यादा मंत्री अब बनाए जाने चाहिए, विकास का काम किया जाना चाहिए, 7 महीने सरकार को चले? अश्विनी जी, जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। किसी भी विषय के ऊपर निर्णय करने से पहले आपसी चर्चा परिचर्चा करके और उसके बाद में उसका निर्णय किया जाता है। जैसे विषय के ऊपर जगदीश जी ने एक बात कही कि ये कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा नियमों और संवैधानिकता के आधार पर और विधान सभा के अध्यक्ष आसन की जो व्यवस्था है उसके आधार पर चलती है। ये सब चीज़ें इनके खिलाफ है। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्थाएं दी, उनको ये स्वीकार नहीं कर रहे। रूलिंग आ गई, रूलिंग को ये स्वीकार नहीं करे। ये तो सिर्फ ये है कि हमें विरोध करना है, हमारे पास और कोई मुद्दा नहीं है। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मैं तो ये सोच रहा हूं कि अब रामलाल जी का नंबर कब आएगा लाल बत्ती लेने का, अगर इसी तरह से ये चलता रहा। और लोकसभा के अंदर जनता ने इनको नकारा। रामलाल जी, मैं तो ये सोच रहा हूं आपका नंबर कब आएगा? मुद्दे के ऊपर नहीं आग जाकर और सकारात्मक रूप से डिबेट में भाग लेना चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर सकारात्मक रूप से डिबेट में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा, इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत सी बातें कही कि सरकार की जो योजनाएं थी, लोक कल्याणकारी थी, उन सब योजनाओं को सरकार बंद कर देगी, पेंशन को बंद कर देगी। रामलाल जी, मुझे इतना बता दीजिए आपका नंबर कब आएगा? के हित की भारतीय जनता पार्टी में इतने ज्यादा लोकतंत्र है कि 1 साल तक मंत्रिमंडल नहीं करेगी। देखिए जगदीश जी ने जो सवाल खड़ा किया, रामलाल जी, जगदीश जी, इस बजट के अंदर भी आप देखोगे सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनको कोई बंद करने की बात कही हो। सरकार ने रिफाइनरी के बारे में भी ये कहा कि हम समीक्षा करेंगे। मुझे तो ये बता दीजिए कि क्या 12 से 30 कब होंगे? रामलाल जी का नंबर कब आएगा? निश्चित रूप से, और रामलाल जी कैसे बता सकते हैं? निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इस, ऐसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो निर्णय उनको करना है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की वजह से, व्यवस्थाओं की वजह से, लोकसभा चुनाव ले लो, बीकानेर का दौरा ले लो, उदयपुर भरतपुर संभाग का दौरा ले लो, उसकी वजह से मुख्यमंत्री चाहती थी कि पहले मेरे को प्रदेश की जनता के लिए बजट में क्या प्रोविजन करे ताकि उनका भला हो सके। ये पहला मुद्दा है उनके लिए। अब दूसरा ये नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। चलिए शकुंतला जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि कह रहे हैं हमारे माननीय सदस्य महोदय अश्विनी जी, और यह भी कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे, तो वो उससे तो वही जाहिर हो गया कि शायद कोई और मंत्री बनने लायक है ही नहीं, कोई योग्य नहीं है कि जो इस सब्जेक्ट पे या पानी के ऊपर काम कर सके, बेहतर तरीके से कोई काम कर सके। गहलोत जी की सरकार ने क्या पूरे मंत्री एक साथ बना दिए थे? एक अब बनाए ना तो बाद में बनाए, एक साथ नहीं बनाए, लेकिन बनाए तो सही ना, बाद में तो बनाए। 7 महीने वो चले तो क्या ऑप्शन नहीं है कोई दूसरा मंत्रिमंडल में विस्तार करने का, दूसरा मंत्री बनाने का नहीं है? साल भर क्या चलाते रहो, चाहे हमारे चाहे से 5 साल चलाते रहो और भी घटाओ मंत्री, तो भी कोई वो नहीं है। वो तो मनमानी हो गई, बहुमत है तो मनमानी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि विधानसभा सत्र से पहले ऐसे मसलों पर संवैधानिक हल ढूंढा जाना चाहिए था? देखिए, विधानसभा का जो उद्देश्य है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की एक लोकतंत्र में एक अपनी अपनी भूमिका है। विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे उठाना, सरकार का काम है मुद्दों को हल करना। और कोई भी सरकार ये कह के नहीं बच सकती कि जब विपक्ष सरकार में था या जब विपक्ष का राज था तब उन्होंने इस मुद्दे को एड्रेस नहीं किया। जहाँ तक मेरा मानना है कि विधानसभा का जो बहुमूल्य समय है वो उन मुद्दों पर खर्च किया जाना चाहिए जो जनता से जुड़े हुए हों, चाहे उसमें सरकार को घेरा जाए, जो जनता से रिलेटेड मुद्दे हों। कम से कम उन बातों पर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जो बहुमूल्य कीमती समय जनता के धन से
चलता है जिनका कोई औचित्य नहीं हो, जनता से सीधे लाभकारी नहीं हो। जहाँ तक मुझे ध्यान है, जब अशोक गहलोत राजस्थान के गृह मंत्री बना दिए गए थे और वो लोकसभा की मीटिंग में चले गए थे, तब वहाँ पर शायद भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी इसी तरह का शोर एक बार कुछ समय के लिए मचाया था, पर ये अच्छी परंपरा नहीं है। चलिए जगदीश जी, फाइनल कमेंट आपसे। सर मैं तो ये फाइनल बता चुका हूँ कि ये मुद्दा नहीं है, और न ये मुद्दा, कांग्रेस जो है दिग्भ्रमित हो रही है इस समय, इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से हार हुई है चुनाव, अभी जो हाल के 2 चुनाव निकल गए हैं पिछले 5-6 महीने में, तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको अपना राजनीतिक जो पाथ है, जो रास्ता है पब्लिक के पास वापस जुड़ने का, वो कैसे उसकी रूपरेखा बनाए। और ये गैर मुद्दों को अगर रूपरेखा बनाएंगे तो जनता का कोई हित जो है सधेगा नहीं उससे। दूसरा कि जनता की समर्थन भी इनको नहीं मिलेगा। चलिए, समर्थन भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप सभी लोग आज इस चर्चा में शामिल हुए और ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिग फाइट लाइव में आज इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर लॉगिन कर सकते हैं और ताज़ा खबरों से अपडेट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी दुआ के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार। चलते चलते मौसम के मुताबिक एक गीत आपके लिए।